बेनतीजा रही सरकार और जाट नेताओं के बीच बैठक। यशपाल मलिक का ऐलान 5 जून से ही होगा आंदोलन का आगाज, लेकिन खा प्रतिनिधियों ने बनाई आंदोलन से दूरी। यशपाल मलिक की अगुवाई वाली जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 5 जून से अपना प्रस्तावित आंदोलन टालने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली में सरकार के साथ 4 घंटे चली लंबी बैठक के बाद समिति ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन 5 जून से ही शुरू होगा। पूरे प्रदेश में 5 जून से कुल 14 जगह धरने शुरू किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने सरकार को कोई रोड और रेल मार्ग जाम न करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चलाने का भरोसा दिया। आज ये निर्णय हुआ कि शहर में धरने ना हो के गाँव में धरने हो, पूरे देशव्यापी धरने होंगे और दूसरे प्रदेशों में भी ये मुहिम चलेगी। हालांकि सरकार खा प्रतिनिधियों को मनाने में कामयाब रही। पंचकुला में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के साथ करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद खा प्रतिनिधियों ने सरकार को भरोसा दिया कि वो इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो सरकार से जो हमारी बातचीत हुई वो संतोषजनक थी, हम उससे संतुष्ट थे और हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार को समय दिया जाए। 5 तारीख का जो आंदोलन है उसे स्थगित किया जाए। खापों के नेता जो आंदोलन से जुड़े हुए संगठन हैं वो अधिकतम यहाँ थे और सभी से बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है और सभी को हमने भी आश्वस्त किया है और सब लोग संतुष्ट हैं। खा प्रतिनिधि भले ही मान गए हों, लेकिन सरकार के लिए अभी भी मलिक गुट का अड़ियल रवैया सिरदर्द बना हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो किसी भी हालत में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ने देगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल। जाट आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी प्रभारी अनिल जैन भी सीएम के साथ मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में सीएम ने शाह को हरियाणा के हालातों की जानकारी दी। जाट आंदोलन के साथ साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं अनिल जैन ने मीडिया को इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देने की सलाह दी। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत सारी बातचीत हमारी उनसे भी चल रही है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से अगर किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। हम शांति यानी भंग नहीं होने देंगे, ऐसी इस प्रकार की सारी तैयारी हमारी है। इसमें सरकार पूरी तरह से सजग है और इसको बहुत ज्यादा हाइप बनाने की जरूरत नहीं है। ना तो वहाँ इस तरह की कोई हाइप है। मुझे लगता है कि मीडिया में ज्यादा इस बात का कौतूहल है। सरकार पूरी तरह से चौकसी रखेगी। क्या करना चाहिए, सरकार ने वो सारे इंतजाम किए हैं। बैठक में बीजेपी के जाट नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बाल्यान भी मौजूद रहे। लिहाजा माना जा रहा है कि बैठक में जाट आरक्षण के मुद्दे पर ज्यादा फोकस रहा और उसे संविधान के शेड्यूल 9 में शामिल करवाने को लेकर भी चर्चा हुई। 5 जून से संभावित आंदोलन से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस तैयार। एडीजीपी मोहम्मद अकील बोले, अब की बार आंदोलन की आड़ में अगर उपद्रव किया तो खैर नहीं। 5 जून से आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट के चलते हरियाणा पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आंदोलन से निपटने की तैयारी को लेकर खुद हरियाणा पुलिस के आला अफसर फील्ड में निकल पड़े हैं। गुरुवार को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर वकील मोहम्मद ने भिवानी में जिले के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की और आंदोलन से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में मोहम्मद अकील ने कहा कि इस बार किसी को कानून नहीं तोड़ने देंगे। इस दौरान मोहम्मद अकील से जब पिछली बार की कमियों के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो यहाँ पर कमियों का पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं बल्कि तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। संवेदनशील जिलों में फ्लैग मार्च का सिलसिला जारी। कैथल, पानीपत समेत कई जिलों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा बलों ने दिया शांति का संदेश। जाटों के आंदोलन की धमकी के चलते संवेदनशील जिलों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आला अफसर तमाम जिलों में बैठक कर रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को शांति का संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। गुरुवार को कई जिलों में हरियाणा पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। गौरतलब है कि 8 जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पिछली बार जिन जिलों में इस आंदोलन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट है।
इसी बीच पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे किसी भी आंदोलन में हिस्सा न लेने की अपील कर रहे हैं। जाट आरक्षण पर स्टे को लेकर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हरियाणा सरकार ने दाखिल की थी अपील। हरियाणा में जाटों को दिए गए आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता मुरारी लाल गुप्ता को नोटिस जारी कर 6 जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी ओर जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा दाखिल याचिका को भी इसी पे क्लब कर दिया गया था। अब इस मामले में एक साथ सुनवाई 6 जून को होगी। The stay vacation application was heard by the court. Notice has been given to the other party. It has been listed for hearing on June 6th. हरियाणा सरकार और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी अपील में यह मांग की है कि जब तक सुनवाई पूरी ना हो जाए तब तक जाट आरक्षण पर लगी रोक वापस ले ली जाए। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कसा तंज। कहा यह रिपोर्ट है, कोई गीता नहीं, जो लिख दिया वह सब सही हो। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट पर अब मनोहर के मंत्री ही सवाल उठाने लगे हैं। शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की है। रोहतक पहुंचे विज ने तंज कसते हुए कहा कि ये रिपोर्ट कोई गीता नहीं है कि इसमें लिखी हर बात सही हो। विज ने कहा कि वो नहीं मानते कि सभी 90 अफसर नकारा हैं। वो रिपोर्ट है, कोई गीता तो है नहीं कि जो कुछ प्रकाश सिंह ने लिख दिया सब कुछ ठीक ही होगा, या जिन अधिकारियों को दोषी ठहरा दिया वो दोषी ही होंगे। विज ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि प्रकाश कमेटी में 3 सदस्य थे, लेकिन हस्ताक्षर सिर्फ प्रकाश सिंह ने ही किए। विज ने कहा कि हो सकता है कि दूसरे सदस्य रिपोर्ट से सहमत ना हो। इसके 3 सदस्य थे और 3 में से 2 ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए हैं? वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, जहां उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उसमें बात हो सकती है। अनिल विज ने कहा कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट सरकार के लिए सिर्फ सूचनात्मक है, वैसे भी ये आधी अधूरी रिपोर्ट है। अनिल विज के बयान के बहाने किरण चौधरी का सरकार पर निशाना। कहा सरकार की नीयत साफ नहीं, छोटे अफसरों को बनाया जा रहा है बलि का बकरा। प्रकाश कमेटी को लेकर खुद सरकार के अंदर से जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उसी प्रकार विरोधी चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि सरकार को कम से कम उस कमेटी की रिपोर्ट पर तो भरोसा करना चाहिए जो खुद सरकार ने गठित की है। किरण ने आरोप लगाया कि सरकार जांच के नाम पर सिर्फ गुमराह करना चाहती है। इस तरह का ये जो संशय ये सरकार बना रही है कि कभी आधा करती है सार्वजनिक, फिर उसके आधा फिर बाद में करती है, आधा गोपनीय रखा हुआ है, आधे अफसरों के ऊपर एक्शन हो रहा है, आधों के ऊपर नहीं हो रहा है, तो आपस में ऑफिसर्स भिड़ रहे हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा हरियाणा की पूरी जो स्थिति है, ये पूरा गवर्नेंस इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है और सरकार को तुरंत क्या कहते हैं संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। किरण ने रिपोर्ट के एक हिस्से को सार्वजनिक न किए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर एक कमेटी बैठी और उस कमेटी का नाम था प्रकाश सिंह कमेटी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में क्या तथ्यात्मक सच्चाई है उससे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ खुद कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने ये कहा है कि जो कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो ज़रूरी नहीं कि उसके सारे तथ्य सही हैं। तथ्यों का आधार वही है जो हमें तथ्य राज्य सरकार के पुलिस विभाग या अन्य विभागों द्वारा दिए गए, वो तथ्य हमने लिए और जो तथ्य हमें अपने दौरे के दौरान मिले, इन सभी तथ्यों का समावेश करके हमने अपनी रिपोर्ट बनाई है। अब अगर किसी ने तथ्य देने में कोई गलती कर दी हो तो जाहिर है कि वो गलती मुझसे भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई ओरिजिनल रिसर्च तो किया नहीं है। हरियाणा में बहुत सारे जो फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स हैं लोगों ने मुझे दी हैं। अगर उसमें कहीं कोई गलती हो गई हो तो वो गलती आगे बढ़ जाएगी, ये मैं मानता हूँ। तथ्यों में गलती हो सकती है पर ऐसे नियत में कोई गलती नहीं थी। सर, वहाँ पे कुछ अधिकारी हैं और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी आरोप लगाए थे पहले कि जो ठीक नहीं है रिपोर्ट, और जो झज्जर के डीसी हैं अनीता यादव, उनका भी ये कहना है कि मुझसे तो बात ही नहीं की और पुलिस को बचाने की कोशिश की जा रही है। झज्जर की डीसी जो बात कहती है मुझे सुन के हंसी आती है।
झज्जर के डीसी के साथ न केवल मैंने बल्कि मेरे साथ 2 और सीनियर अधिकारी राज्य सरकार के, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी, एक डीजी रैंक के अधिकारी, ये मेरे साथ बैठे थे। और झज्जर में इंस्पेक्शन हाउस में उनके साथ, अब मुझे एकदम मिनट टू मिनट तो मैं नहीं बता सकता, पर करीब आधे घंटे से 40 मिनट तक उनसे अलग से वार्ता हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सिंह साहब जो बता रहे थे कि जो जान पहचान वाले हैं या फिर उनके जो लोग हैं उनको आपत्ति हो सकती है क्योंकि वो कहीं फंसते हुए नजर आ रहे होंगे रिपोर्ट में, लेकिन रिपोर्ट को लेकर काफ़ी मेहनत की गई है और पूरी सकारात्मक तरीके से रिपोर्ट को पेश करने का प्रयास किया गया है। राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे जी ग्रुप के मालिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बड़ा दावा, बीजेपी निर्दलीय और बीएसपी के साथ साथ इनेलो के भी 2 विधायकों का समर्थन का किया दावा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सुभाष चंद्र ने ये दावा किया है। चंद्रा के मुताबिक उन्हें पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल है। उनके मुताबिक बीजेपी, निर्दलीय और बीएसपी के साथ साथ इनेलो के भी 2 विधायकों का उन्हें समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि इनेलो के 20 विधायक हैं और इन 20 विधायकों के समर्थन से आर के आनंद चंद्रा के खिलाफ मैदान में हैं। नहीं, रुझान तो क्लियर है कि हम बिल्कुल वो सीट को जीत रहे हैं क्योंकि जो नंबर हैं वो हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है। कहा कि 2 एमएलए जो हैं इनेलो के आपके संपर्क में अकाली दल के। जी हाँ, अकाली दल से बात हुई आपकी? मैंने बताया ना, उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि वो समर्थन करें। चंद्रा ने यहां तक कहा कि इनेलो समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आर के आनंद अपनी हार को देखते हुए अपना नामांकन वापस कर सकते हैं। कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन तेज। शकील अहमद और सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, लेकिन मुलाकात के बाद भी नहीं हुआ कोई फैसला। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पसोपेश में है। पार्टी के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वोटिंग में वो शामिल हो या नहीं। अगर शामिल हो तो फिर किसका साथ दे। इस सिलसिले में गुरुवार को कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद और विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने सोनिया गांधी से अलग अलग मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सोनिया गांधी से कोई चर्चा नहीं हुई। शकील अहमद ने तो यहां तक कहा कि इन चुनावों को लेकर पार्टी की कोई खासी दिलचस्पी नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि राज्यसभा चुनाव लड़ रहे सुभाष चंद्रा और आर के आनंद पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। तो यही फैसला नहीं हुआ है कि वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने बार बार कहा कि हम लोगों को कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कि हमारे 17 एमएलए हैं और 31 एमएलए चाहिए एक राज्यसभा की सीट के लिए, इसीलिए कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं कहा है। अरे उम्मीदवार का काम है वोट मांगना, जनता से वोट मांगते हैं, उम्मीदवार मांगेंगे वोट। दरअसल हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सीट पर पेच फंसा हुआ है और इस एक सीट पर बीजेपी और इनेलो के समर्थन से एक एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं और ऐसे में कांग्रेस की भूमिका बेहद निर्णायक हो गई है। दिल्ली में हरियाणा सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच हुआ एमओयू साइन। हरियाणा में रेलवे विस्तार को मिलेगी नई उड़ान। दिल्ली के रेलवे भवन में हरियाणा सरकार ने रेल मंत्रालय के साथ एक बार फिर से एमओयू साइन किया है। ये एमओयू सीएम मनोहर लाल और रेल मंत्री सुरेश प्रभु की मौजूदगी में साइन किया गया। इस एमओयू के साइन होने से हरियाणा में रेलवे का विस्तार होगा और हरियाणा में रेलवे के नए प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस एमओयू से जनता को फायदा मिलेगा। नए सिस्टम से जो गति है उसकी और बढ़ जाएगी और एक सामान्य जनता को जितना रेलवे के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लाभ देना चाहते हैं उसकी गति निश्चित रूप से बढ़ेगी। पहली एक खुशी की बात है कि हरियाणा जैसा राज्य जो देश में एक प्रगतिशील राज्य के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, ऐसे राज्य के साथ भारतीय रेल को साथ में काम करने का एक मौका मिलेगा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे को अभी काफी निवेश की जरूरत है। 4 जून को शाहबाद में होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का दावा, शाहबाद को मिलेंगी कई नई सौगातें। सीएम मनोहर लाल की ओर से प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर विकास रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और इस कड़ी में शनिवार को सीएम की शाहबाद में रैली होगी। इस रैली को लेकर शाहबाद के विधायक और मनोहर सरकार में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी खासे उत्साहित हैं। बेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि शाहबाद के विकास के लिए ये रैली ऐतिहासिक साबित होगी। उनके मुताबिक 4 जून को सीएम शाहबाद को कई तोहफे देंगे और जल्द ही शाहबाद के लोगों के लिए मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होगा। मुख्यमंत्री जब आएंगे तो शाहबाद के लिए अच्छी सौगातें देने का काम भी करेंगे। यहाँ पर मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज
की शुरुआत 10-15 साल पहले की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े प्रयास में लगे हुए हैं कि इस सेशन से यहाँ पर बच्चों की कक्षाएं हम शुरू कर सकें। दरअसल शाहबाद में एसजीपीसी द्वारा बनवाया गया मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज पिछले काफी समय से अधर में लटका पड़ा है। बीजेपी सरकार से पूरा करके न सिर्फ शाहबाद बल्कि आसपास के लोगों को भी भारी सौगात देना चाहती है। भ्रष्टाचार के मामले में बढ़ सकती है हरियाणा विधानसभा स्पीकर की मुश्किलें। हाईकोर्ट ने जारी किए विजिलेंस जांच के आदेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, उनके सचिव और वकील सिंह नाम के एक कर्मी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए हैं। विजिलेंस को 1 महीने के अंदर कार्रवाई करने को कहा गया है। दरअसल याचिकाकर्ता का आरोप है कि नौकरी के नाम पर स्पीकर ने उससे रिश्वत ली, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं दी। स्पीकर के सेक्रेटरी टू स्पीकर रहते हुए तो भ्रष्टाचार किया था। वकील सिंह के पास क्या पावर थी फाइल निकालने की, करने की? इसमें सारा जो साइन होते हैं स्पीकर के होते हैं, तो उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही तो मैं चाहता था, अभी जांच हो, जांच में सारी सच्चाई सामने आए। याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि विधानसभा में वकील सिंह नाम के एक शख्स को स्पीकर का आशीर्वाद प्राप्त है और उसी के जरिए सारे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस विभाग में एक बार फिर हुआ बड़ा फेरबदल। सरकार जाट आंदोलन से पहले हुई सतर्क। 93 पुलिस इंस्पेक्टरों का किया गया तबादला। पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ। इस फेरबदल में इस बार हरियाणा के 93 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। डीजीपी केपी सिंह ने इन इंस्पेक्टरों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर एक बार फिर जाटों की आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और इस बार पुलिस विभाग कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। बता दें कि इससे पहले 55 डीएसपी के भी तबादले किए गए थे और बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया था। हरियाणा में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 1 आईएएस और 33 एचसीएस अफसरों के तबादले। कई शहरों के एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी बदले। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 1 आईएएस और 33 एचसीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें ज्यादातर एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के नाम शामिल हैं। फेरबदल के बाद सुरेंद्र सिंह फिरोजपुर झिरका के नए एसडीएम होंगे। अमरदीप सिंह को बावल का एसडीएम लगाया गया है। सुभीता ढाका को एसडीएम गन्नौर लगाया गया है। सुरेश कुमार चहल पलवल के एसडीएम होंगे। नवीन कुमार आहूजा एसडीएम बिलासपुर होंगे। मनीषा शर्मा को एसडीएम बहादुरगढ़ लगाया गया है। वहीं पूजा चांवरिया को रतिया, अजय चोपड़ा को बेरी और कुशल कटारिया को रेवाड़ी का एसडीएम नियुक्त किया गया है। वहीं महेंद्र पाल को रोहतक का सिटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है, जबकि सतवीर सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट फरीदाबाद, सुभाष चंद्र सिहाग को सिटी मजिस्ट्रेट कैथल, अजय मलिक को सिटी मजिस्ट्रेट पलवल, अलका चौधरी को सिटी मजिस्ट्रेट गुड़गांव और भारत भूषण को सिटी मजिस्ट्रेट यमुनानगर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सुशांत सिंह यादव को अंबाला नगर निगम का आयुक्त और आशुतोष राजन को पंचकुला नगर निगम का जॉइंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में सेना के हथियार डिपो में लगी आग में महेंद्रगढ़ के 2 जवान भी शहीद। गांव में पसरा मातम। कल दोपहर बाद होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के पुलगांव स्थित सेना के सबसे बड़े शस्त्र भंडार में सोमवार रात को लगी आग में मरने वाले 18 सैनिकों में से 2 सैनिक महेंद्रगढ़ जिले के हैं। इनमें गांव मारोली का जवान रामचंद्र और बुड़वाल गांव का नवजोत शामिल है। दोनों के गांव में मातम छाया हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों जवानों के पार्थिव शरीर शुक्रवार को गांव में पहुंचेंगे और दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। सेना के हथियार डिपो के जिस हिस्से में यह हादसा हुआ वहां एंटी टैंक माइंस बिछी हुई थी। आग ज्यादा भड़की, लिहाजा 18 जवानों की मौत हो गई। सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोस्ट वांटेड बदमाश अजय उर्फ कन्नू पंजाब के तलवंडी में हुआ ढेर। 3 लोगों की हत्या का आरोपी था बदमाश कन्नू।
चुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए आए दिन हत्याएं कर दहशत फैलाने वाले बदमाश अजय उर्फ कन्नू का हरियाणा पुलिस ने पंजाब में एनकाउंटर कर दिया। सोनीपत के करेवड़ी गांव के रहने वाले अजय के ऊपर 5 लाख का इनाम था। पुलिस को पिछले कई दिनों से इसकी तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर सोनीपत पुलिस की एक टीम ने पंजाब के तलवंडी में दबिश दी और मुठभेड़ में कन्नू को ढेर कर दिया। साथ ही पुलिस ने कन्नू के 4 साथियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल अजय के भाई ने सरपंची का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसकी हार को अजय सहन नहीं कर पाया और चुनावी रंजिश में उसने लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर अजय ने गांव के 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 2 को घायल कर दिया। अजय के खूनी खेल से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। अजय उर्फ कन्नू सोनीपत पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुका था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने पहले कन्नू पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन 4 दिन बाद ही उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना पड़ा था। करनाल में गौ रक्षा दल और पशु तस्करों के बीच खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक पशु तस्कर की मौत। करनाल के तरावड़ी में देर रात गौ रक्षा दल और पशु तस्करों में भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक पशु तस्कर टाटा पिकअप गाड़ी में पशुओं को लादकर यूपी की ओर जा रहे थे। इसकी भनक लगते ही गौ रक्षा दल के लोगों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। तरावड़ी में पशु तस्करों ने गौ रक्षा दल के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में गौ रक्षा दल के लोगों ने भी फायर किए और इसमें एक गौ तस्कर की मौत हो गई। हैरानी है कि गौ रक्षा दल की जिस गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है उस पर नीली बत्ती लगी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गौ रक्षा दल के लोगों को हिरासत में लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 महीने पहले कुरुक्षेत्र में भी एक पशु तस्कर की हत्या का आरोप गौ रक्षा दल के लोगों पर लगा था। उस मामले में हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। रोहतक में चेन स्नेचरों का आतंक, दिन दहाड़े महिला के गले से लूटी सोने की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बाजार में सामान खरीदने आई महिला की 2 बाइक सवार युवकों ने दिन दहाड़े चेन लूट ली। ये सारी घटना सामने वाली दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल एक निजी स्कूल की टीचर गर्मियों की छुट्टियों में जनता कॉलोनी में अपने घर आई हुई थी। कल शाम को वो अपनी भाभी के साथ स्कूटी पर बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गई थी। इसी बीच काफी देर से दोनों महिलाओं का पीछा कर रहे 2 बाइक सवारों ने महिला के पास आकर बाइक रोकी और गले में हाथ मारकर चेन तोड़ ली और फरार हो गए। महिला ने भागकर चेन स्नेचरों का पीछा भी किया, लेकिन बाइक पर होने की वजह से उन्हें पकड़ा नहीं गया। गुड़गांव में 2 गाड़ियों की मामूली टक्कर के बाद ड्राइवरों में हुई जमकर मारपीट। आधे घंटे तक बीच सड़क पर लड़ते रहे दोनों। हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। गुड़गांव के उद्योग विहार फ्लाईओवर के पास इनोवा कार और टेम्पू ट्रेवलर की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर आपस में लड़ने लगे। बीच बचाव में कई लोग आए, लेकिन दोनों शांत होने की बजाय एक दूसरे पर लात गुस्से बरसाने लगे, जिसके बाद वहां घंटों तक जाम के हालात बन गए। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद दोनों वहां से अपनी अपनी गाड़ियां लेकर चले गए। लड़ाई और जाम की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद NHAI के कर्मचारी और गुड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलवाया गया। नहीं थम रहा कोख में बेटियों के कत्ल का सिलसिला। अब फरीदाबाद में मिला बच्ची का भ्रूण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत में गर्भ में ही बेटियों के कत्ल का सिलसिला अभी भी बरकरार है। इस बार फरीदाबाद में बाटा पुल के नजदीक बने नाले में एक बच्ची का भ्रूण मिला। भ्रूण का सिर, एक हाथ और एक पैर गायब था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आसपास के इलाके और अस्पतालों में वो पूछताछ करेगी और उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में पेंशन लगवाने के लिए बुजुर्गों को होना पड़ रहा है परेशान। नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्रों को समाज कल्याण विभाग मानने से कर रहा है इनकार। अंबाला समेत प्रदेश के अन्य नगर निगमों और नगर पालिकाओं से जारी बुजुर्गों के जन्म प्रमाण पत्र पर सिर्फ उनका नाम न अंकित होने से समाज कल्याण विभाग उसे प्रमाण के रूप में मानने से इनकार कर रहा है। इसी कारण बुजुर्गों को नई पेंशन लगवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, जबकि बाकी की सारी जानकारी प्रमाण पत्र पर अंकित है। हालांकि निगम से जुड़े पार्षद और जनप्रतिनिधि भी इसी के चलते परेशान हैं। इसीलिए जिनके जन्म की जानकारी निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है और नाम नहीं, उन्हें छूट देने की मांग की जा रही है। उधर अंबाला नगर निगम के मेयर रमेश मल भी इसे गंभीर समस्या बताते हुए सरकार से नियम सरल करने की मांग कर रहे हैं। मेयर का कहना है कि वे हाउस की बैठक में ये प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भिजवाएंगे।
फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार और समाज कल्याण मंत्री बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए नियम सरल करते हैं या नहीं, या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। रेसलर सुशील और नर्सिंग विवाद पर अब सोमवार को आएगा फैसला। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की नर्सिंग के साथ ट्रायल की मांग पर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अब सोमवार को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल नर्सिंग ने 74 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन सुशील ने नर्सिंग के साथ ट्रायल की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुशील की मांग है कि वे 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं और पिछले 1 साल से सरकार उन पर ओलंपिक की तैयारी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उधर नर्सिंग का कहना है कि जब उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है तो फिर सुशील ट्रायल की मांग कैसे कर सकते हैं। सोमवार को साफ हो जाएगा कि रियो जाने वाली फ्लाइट में कौन बैठेगा। सुशील और नर्सिंग के साथ साथ पूरे कुश्ती जगत की निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी का सितम जारी। 4 जून के बाद मिल सकती है राहत। चिलचिलाती गर्मी और सूर्य देवता के कहर से जल्द ही लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। 4 जून के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश भी हो सकती है। हिसार के कृषि मौसम विभाग प्रमुख डॉक्टर राज सिंह का कहना है कि 4 जून से मौसम खुश्क रहेगा और तापमान भी 40 से 42 डिग्री तक रहेगा। इस दौरान कई शहरों में बादल छाने के साथ बारिश भी हो सकती है और इस बार बारिश के ज़्यादा होने की संभावना है। इस बारिश से कपास की फसल को फायदा होगा, लेकिन तेज हवाओं के चलने से फलदार पौधों को नुकसान हो सकता है। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट ने किया अनोखा कारनामा। दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर किया इम्प्लांट। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बलबीर सिंह ने दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत में इस पेसमेकर का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। इसी साल अप्रैल में एफडीआई ने इसे अमेरिका में अप्रूव किया है। बिना किसी दर्द और महज 30 मिनट की सर्जरी में इसका प्रत्यारोपण होता है। 90 वर्षीय बुजुर्ग में इस पेसमेकर को इम्प्लांट किया गया है। पेसमेकर लगाने के बाद मरीज को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर दलबीर की माने तो 1 इंच का ये पेसमेकर देखने में कैप्सूल के जैसा लगता है और इससे कोई भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता।